नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। और बड़ी जानकारी तेलंगाना से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर फार्मा कंपनी में रिएक्टर फटने से बड़ा हादसा हो गया है। आग लगने से 2 कर्मचारियों की मौत हो गई है, 9 कर्मचारी घायल और 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। दमकल विभाग ने आग पर फिलहाल काबू पा लिया है। बड़ी जानकारी तेलंगाना से निकलकर सामने आ रही है कि फार्मा कंपनी में यूनिट में शुक्रवार देर रात बड़ा हादसा हो गया। कंपनी के रिएक्टर में हुए विस्फोट के बाद से भीषण आग लग गई। हादसे में 2 कर्मचारियों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 9 अन्य कर्मचारी घायल हो गए हैं। घायलों में 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार हादसा उस समय हुआ जब यूनिट में कर्मचारियों की शिफ्ट बदल रही थी और कई कर्मचारी कार्यस्थल पर मौजूद थे। अचानक रिएक्टर में धमाका हुआ और जिसके बाद आग तेजी से फैल गई और मौके पर अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल राहत टीमों ने घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका उपचार जारी है। गंभीर रूप से झुलसे 2 कर्मचारियों को हालत पर डॉक्टर लगातार नजर बनाए हुए हैं। हादसे के बाद से पूरे परिसर को सुरक्षित कर दिया गया है और तकनीकी विशेषज्ञों के हादसे में विस्फोटक के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि रिएक्टर में विस्फोट तकनीकी खराबी, सुरक्षा मानकों या फिर अनदेखी या फिर किसी अन्य वजह से हुआ है। इस घटना ने एक बार फिर से औद्योगिक इकाइयों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यूपी में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं की सुरक्षा को लेकर योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। खुफिया रिपोर्ट और सुरक्षा एजेंसियों की समीक्षा के बाद से राज्य के 52 प्रमुख नेताओं की सुरक्षा व्यवस्था को और भी मजबूत किया गया है। सरकार ने इन नेताओं को अत्याधुनिक बुलेट प्रूफ जैकेट उपलब्ध कराई है, ताकि किसी भी संभावित खतरे को स्थिति में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इस सूची में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती और बीजेपी नेत्री अपर्णा यादव समेत कई बड़े चेहरे शामिल हैं। इसके अलावा योगी सरकार के कई मंत्री और महत्वपूर्ण जनप्रतिनिधियों को भी ये सुरक्षा कवच दिया गया है। जानकारी के अनुसार प्रत्येक बुलेट प्रूफ जैकेट की कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही है और ये अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों के अनुरूप तैयार की गई है। सुरक्षा व्यवस्था को 2 चरणों में लागू किया गया है। पहले चरण में अति संवेदनशील श्रेणी के 8 नेताओं को जैकेट दी गई है, जबकि दूसरे चरण में 44 अन्य नेताओं को भी ये सुविधा उपलब्ध कराई गई है। यूपी में वर्तमान में 98 नेताओं और महत्वपूर्ण व्यक्तियों को अलग अलग श्रेणियों की सुरक्षा प्रदान है। ऐसे में सरकार का कहना है कि बदलते सुरक्षा परिदृश्य और संभावित खतरे को देखते हुए ये बड़ा कदम उठाया गया है, ताकि वीआईपी सुरक्षा और भी अधिक प्रभावित हो सके। ऐसे में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर ये बड़ा फैसला लिया गया है। योगी सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है और 52 नेताओं को बुलेट प्रूफ जैकेट दिया गया है। इसमें योगी आदित्यनाथ है, अखिलेश यादव है, मायावती भी इस सूची में शामिल। वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की प्रमुख मौजूदगी में पुणे में आयोजित होने वाले छात्रों की गूंज कार्यक्रम से पहले राजनीतिक और छात्र माहौल बेहद ही गर्म हो गया है। शिवाजी नगर स्थित CGOP टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि ABVP और कांग्रेस की कई छात्र इकाई यानी कि NSUI के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झड़प हो गई। दोनों संगठनों ने एक दूसरे पर मारपीट और माहौल बिगाड़ने के आरोप लगाए हैं। घटना के बाद विश्वविद्यालय परिषद में तनाव की स्थिति बनी हुई है, जिसके चलते पुलिस को मौके पर पहुंचकर हालात संभालने पड़े हैं। हालांकि विवाद किस वजह से शुरू हुआ, इसको लेकर अभी तक कोई भी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। इसके बाद से महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के कार्यक्रम को छात्रों का व्यापक समर्थन मिल रहा है, जिससे विरोधी दल घबराए हुए हैं। उन्होंने दावा किया कि कार्यक्रम को बाधित करने और माहौल खराब करने के लिए सुनियोजित तरीके से लोगों को भेजा गया है। वहीं दूसरी ओर छात्र संगठनों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। बता दें कि छात्रों की गूंज कार्यक्रम में राहुल गांधी छात्रों के साथ शिक्षा की गुणवत्ता, बढ़ती फीस, रोजगार के अवसर और शैक्षणिक सुविधाओं और युवाओं से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर संवाद करने वाले हैं। ऐसे में कार्यक्रम से पहले हुई इस झड़प ने पूरे घटनाक्रम को और भी ज्यादा राजनीतिक रंग दे दिया है। ऐसे में राहुल गांधी का ये कार्यक्रम था और कार्यक्रम से पहले ही बवाल मचा हुआ है।
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 54 से रुपया बना दिया वाले बयान को लेकर यूपी की राजनीति में घमासान तेज कर दिया है। बता दें कि राष्ट्रीय लोकदल और जाट समाज की नाराजगी और बीच में अब बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती भी इस विवाद में कूद पड़ी हैं। मायावती ने अखिलेश यादव के बयान को अहंकारी, अमर्यादित और अलोकतांत्रिक बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि इस बयान से सिर्फ राष्ट्रीय लोकदल या फिर उसके नेता की नहीं बल्कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के परिवार और पूरे जाट समाज का अपमान हुआ है। मायावती ने अखिलेश यादव से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की भी मांग की है। बसपा सुप्रीमो ने सोशल मीडिया पर जारी अपने लंबे बयान में सपा और उसके पीडीएफ फॉर्मूले पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी का राजनीतिक चरित्र हमेशा से ही सहयोगियों के प्रति भी अविश्वसनीय रहा है और इसका लाभ अक्सर बीजेपी को मिलता रहा है। बता दें कि मायावती ने 1993 के सपा बसपा गठबंधन और 1995 के गेस्ट हाउस कांड का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सपा अपने राजनीतिक हित साधने के बाद से सहयोगियों के प्रति रवैया बदल देती है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि सपा सरकारों में दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और ब्राह्मण समाज के हितों की अनदेखी होती है। मायावती ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी सपा पर निशाना साधते हुए जनता से सतर्क रहने की अपील की। वहीं भारत की अध्यक्षता में पुणे में आयोजित ब्रिक्स आईसीटी ट्रैक बैठक सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है और इस बैठक में ब्रिक्स देशों के संचार मंत्रियों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने डिजिटल सहयोग को नई दिशा देने पर जोर दिया। बैठक के दौरान डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि डीपीआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा और 5G, 6G जैसी अगली पीढ़ी की नेटवर्क तकनीकी पर विस्तार से चर्चा हुई। भारत ने डिजिटल परिवर्तन, समावेशी विकास और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने के अपने अनुभव को भी सदस्य देशों के साथ साझा किया। बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और सुरक्षा साइबर इकोसिस्टम तैयार करने के साथ सदस्य देशों के बीच सहयोग बढ़ाना जरूरी है। प्रतिनिधियों ने एआई के जिम्मेदार और सुरक्षा उपायों और डिजिटल कनेक्टिविटी के विस्तार और उभरती तकनीकों में साझा अनुसंधान और निवेश को बढ़ावा देने पर विचार किया। भारत ने डिजिटल इंडिया और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों को प्रस्तुत करते हुए विकासशील देशों के लिए तकनीकी आधारित संसाधनों की आवश्यकता पर जोर दिया। बैठक को ब्रिक्स देशों के बीच तकनीकी सहयोग को मजबूत करने और भविष्य की डिजिटल चुनौतियों से निपटने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की पहल से सदस्य देशों के बीच डिजिटल नवाचार और आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी। So today we've concluded the 12th BRICS Communications Ministers meeting here in Pune. It has been a very, very successful couple of days of deliberations with all our esteemed ministers from across BRICS nations, and it has been our resolve to shape a vision for inclusive, secure, resilient and sustainable telecommunication networks and a digital future for the Global South. Our chairship theme was building resilience, innovation, cooperation and sustainability. And this theme has been reaffirmed by the digital technologies that we have adopted by accelerating sustainable development, driving economic growth and improving the lives of citizens across the Global South. India's transformation led by Prime Minister Narendra Modi ji over the last decade has been monumental to say. और ऐसे में चर्चा में अमित तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे चर्चा करते हैं कि ब्रिक्स देशों की ये जो बैठक हुई है पुणे में बेहद ही सफल हुई है और किस तरीके से देख रहे हैं और भारत को क्या कुछ लाभ होने वाला है इससे। अमित जी नमस्कार सभी दर्शकों को। देखिए, जैसे कि इस मीटिंग का जो तैयारी की गई है ये तो 13-14 सितंबर को जो होने वाली, जिसमें शी जिनपिंग और ब्रिक्स के सभी हेड आएंगे, उसके लिए थी। बट एक चीज समझ में आ गया हम लोगों को कि पूरा भारत और पूरी दुनिया जो है वो डिजिटल पेमेंट की तरफ मूव करने की कोशिश कर रही है कि 5, 6 और 6G की बात हो रही है।
तो आप आने वाले समय में देखेंगे कि 13 या 14 सितंबर को जो मीटिंग होने वाली है उसमें हो सकता है चाइना, इंडिया, रसिया और ब्राजील और साउथ अफ्रीका इस बात पे एग्री हो जाएं कि अब वो करेंसी मान्य होगी जो गोल्ड बैक्ड हो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, जिससे ये होगा कि हमारा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट और वो सारा वो सीबीडीसी में चला जाएगा, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी में, और जिससे कि व्यापार और इजी हो जाएगा। और ब्रिक्स देशों की शुरू से डिमांड ये है कि हमने जो मेहनत करी है 50 सालों से उसकी भरपाई हमें होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप फ्री में पैसा प्रिंट करके और फ्री में इन्फ्लेशन हमारे पास करते हैं। तो उसके लिए आप देख रही हैं कि जैसे कि यूएस अपना ट्रेजरी बॉन्ड बेचने की कोशिश कर रहा है, कोई खरीदार नहीं है। इंडिया 250 बिलियन से सीधा 150 बिलियन पे आ गया। चाइना, जापान सारे अपने बॉन्ड बेच के निकल रहे हैं। तो ये आने वाले समय में एक बात मान के रखिए, ब्रिक्स वाले जो हैं ये डॉलर की वैल्यू को कम करके एक स्टेबल करेंसी वाला सिस्टम ले आएंगे, जिससे पूरी दुनिया यूनिपोलर की जगह मल्टीपोलर में चली जाएगी। बिल्कुल, तो ये उसी की तैयारी है। ठीक है, ऐसे में तो हम डिजिटल की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन साइबर क्राइम का भी खतरा जो है वो बढ़ ही रहा है। एआई और साइबर सुरक्षा पर भी यहाँ पर चर्चा हुई है। तो क्या अमित जी आपको भी लग रहा है कि हम डिजिटल की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन साइबर क्राइम भी उतना ही बढ़ता जा रहा है? देखिए, जिस तरीके से पेमेंट मैकेनिज्म सुधरा है उस हिसाब से तो क्रिमिनल हर जगह होते हैं ना। बिल्कुल, तो उसकी सिक्योरिटी का उपाय किया जा रहा है, ये बड़ी अच्छी बात है। अब तो लोग अवेयर हो गए हैं धीरे धीरे। तो कुछ समय में हमें ये लगने लगेगा कि जैसे हमारे यहाँ मोबाइल फोन आया था तो चार्जिंग की प्रॉब्लम थी और सारी चीज थी, आज सारे लोग उसको यूज करना सीखे हैं। तो उसी तरीके से वो जो साइबर सिक्योरिटी का मैटर है वो भी क्लियर हो जाता है। क्योंकि हमें एक चीज समझने की जरूरत है कि पूरी दुनिया का जो इकोसिस्टम है ना वो सारा अमेरिका के ऊपर बेस्ड है। बिल्कुल, ठीक है। तो अब उस सेक्टर से लोग बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं और लीगल और रीजनल अपना अलाइनमेंट कोशिश कर रहे हैं। जैसे इंडिया का यूपीआई सिस्टम चल रहा है, तो वो स्विफ्ट से बाहर हो रहा है। तो जैसे जैसे अमेरिका का कंट्रोल लूज होगा वैसे वैसे साइबर क्राइम की कमी आएगी। क्योंकि एक मोनोपोली है, उस मोनोपोली के अंदर जो लोग हैं वो पूरी दुनिया को डील कर रहे हैं। तो उससे बचने का तरीका ही यही है कि हम और आप मिलके अपना सिस्टम डेवलप करें जिसमें आपकी कंट्री का और मेरी कंट्री का कमांड हो और तीसरा कोई उसमें इंटरफियर ना कर सके। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारी तैयारी है। आने वाले समय में आप देखेंगी कि ग्लोबल रीसेट में भारत का महत्वपूर्ण किरदार रहेगा। ठीक है अमित जी, चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। वहीं जयपुर के रामपुरवा कंवरपुरवा गांव में सरकारी स्कूल के निरीक्षण को लेकर शुरू हुआ विवाद अब कानूनी लड़ाई में बदल गया है। स्कूल ठीक करो अभियान के तहत कांग्रेस जनता पार्टी यानी कि सीजेपी की टीम जब सरकारी स्कूल का जायजा लेने पहुंची तो वहां पर ग्रामीणों और टीम के सदस्यों के बीच तीखी बहस हो गई और देखते ही देखते विवाद बढ़ गया। मामला हाथापाई और मारपीट तक पहुंच गया। घटना के बाद से दोनों पक्षों में एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए गए और शिवदासपुरा थाने में देर रात क्रॉस एफआईआर दर्ज भी कराई गई। सीजेपी नेताओं आशुतोष राका और अभिजीत दीपके का आरोप है कि स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ताओं और कुछ ग्रामीणों ने उनकी टीम पर हमला किया, वाहनों में तोड़फोड़ की और कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की गई। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि सीजेपी टीम बिना अनुमति के स्कूल में पहुंची और माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही थी। ग्रामीणों ने दावा किया कि स्कूल के मरम्मत कार्यों के लिए पहले ही फंड स्वीकृत हो चुका है और इस मुद्दे को बेवजह राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। घटना के बाद से इलाके में तनाव का माहौल है। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायतों के आधार पर मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है और पुलिस का कहना है कि उपलब्ध साक्ष्य, वीडियो फुटेज और शिकायतों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं मथुरा के वृंदावन से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है, जहां पर निर्माणाधीन ओमैक्स मॉल के बहुमंजिला इमारत में शटरिंग गिरने से 3 मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि कई अन्य मजदूर घायल हो गए हैं। यह हादसा शुक्रवार करीब 7 बजे रुक्मणी बिहार क्षेत्र के स्थित निर्माण स्थल पर बताया जा रहा है कि मजदूर चौथी मंजिल पर बाहर निकलते हुए सैलाब पर कंक्रीट डालने का काम कर रहे थे और तभी अचानक शटरिंग भरभरा कर गिर गई और कई मजदूर उसके नीचे दब गए। हादसे के बाद से मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस, दमकल विभाग और स्थानीय लोग राहत और बचाव कार्य में जुट गए। मलबे में दबे मजदूरों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर नेपाली निवासी शिवराम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि
पश्चिम बंगाल की रफीकुल और आलम ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। कई घायलों को इलाज जारी है और एक मजदूर की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे और जांच के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हादसे का संज्ञान लेते हुए पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता का भरोसा दिया है। वहीं निर्माण कंपनी में मृतकों के परिजनों को 20-20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई है और अब हादसे के कारणों और सुरक्षा मानकों में हुई संभावित लापरवाही की जांच की जा रही है। वहीं अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव एक बार फिर से वैश्विक चिंता का विषय बन गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के होर्मुज जलमरो मध्य को लेकर दिए गए बयान और ईरान पर इतिहास के सबसे कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाने की चेतावनी के बाद से दोनों देशों के बीच टकराव और भी ज्यादा बढ़ गया है। ईरान के सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल अली अब्दुल्लाहारी ने कहा है कि उनकी सेना जमीन, समुद्र, हवा, वायु रक्षा और साइबर स्पेस सहित हर मोर्चे पर जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वहीं ट्रंप ने दावा किया है कि होर्मुज क्षेत्र में अमेरिका का पूरा नियंत्रण है और ईरान को किसी भी कीमत पर परमाणु हथियार हासिल नहीं करने दिया जाएगा। दूसरी ओर अमेरिका के नए प्रतिबंधों की घोषणा से वैश्विक बाजार में भी असर देखने को मिल रहा है। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल दर्ज किया गया है और होर्मुज जलमरो मध्य मार्ग से जहाजों की आवाजाही भी प्रभावित हुई है। चीन ने अमेरिका की प्रतिबंध नीतियों का विरोध करते हुए कहा कि अत्यधिक दबाव और प्रतिबंध किसी समस्या का समाधान नहीं है और इसी बीच ईरान ने भी आर्थिक चुनौतियों को स्वीकार करते हुए प्रतिबंधों से निपटने की नई रणनीति बनाने की बात कही है। बढ़ते तनाव के बीच पूरी दुनिया की नजर अब मध्य पूर्व के हालातों और दोनों देशों के अगले कदम पर टिकी हुई है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई ने आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया है। इंग्लैंड में 12 जून से शुरू होने वाले इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट के लिए हरमनप्रीत कौर को टीम की कप्तानी सौंपी गई है, जबकि स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना को उप कप्तान बनाया गया है। 5 जुलाई को ऐतिहासिक लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में खेले जाने वाले फाइनल मुकाबले तक पहुंचने के लक्ष्य के साथ ही भारतीय टीम मैदान में उतरेगी और 15 सदस्यीय भारतीय टीम में शेफाली वर्मा, जेमिम और साथ ही ऋचा घोष, तृप्ति शर्मा और भारतीय फूल माली जैसे अनुभवी और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। यहां पर यस्तिका भाटिया और राधा यादव की टीम में वापसी हुई है। सबसे ज्यादा चर्चा युवा तेज गेंदबाज नंदिनी शर्मा की हो रही है, जिन्हें पहली बार विश्व कप टीम में जगह मिली है। भारत को ग्रुप 1 में रखा गया है, जहां पर उसका मुकाबला 6 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नीदरलैंड जैसी मजबूत टीमों से होगा। टीम इंडिया अपने अभियान की शुरुआत 14 जून को पाकिस्तान के खिलाफ करेगी और इसके बाद से भारतीय टीम 17 जून को नीदरलैंड, 18 जून को ऑस्ट्रेलिया और 21 जून को दक्षिण अफ्रीका और 25 जून को बांग्लादेश से भिड़ेगी। भारतीय प्रशंसकों को उम्मीद है कि इस बार महिला टीम विश्व कप का खिताब जीतकर नया इतिहास रचेगी। वहीं देश में मौसम का रुख लगातार बदल रहा है। दिल्ली एनसीआर में शनिवार सुबह हुई झमाझम बारिश ने मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल दिया। कई दिनों से उमस भरी गर्मी झेल रहे लोगों को बारिश से बड़ी राहत मिली है। हालांकि कई इलाकों में जलभराव और ट्रैफिक की समस्या भी देखने को मिली। ऐसे में मौसम विभाग के अनुसार राजधानी के मोतीबाग, फिरोज शाह रोड और एपीजे अब्दुल कलाम रोड, मंदिर मार्ग समेत कई क्षेत्रों में अच्छी बारिश दर्ज की गई। बारिश के बाद से सड़कों पर पानी भर गया, जिससे सुबह के समय लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने शनिवार दोपहर तक हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया है और रात के समय भी कई इलाकों में बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों में बने हुए दबाव के क्षेत्र में असर उत्तर भारत के मौसम पर भी पड़ सकता है और इसी वजह से दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां बनी रह सकती हैं। रविवार को भी दिल्ली एनसीआर में बादल छाए रहने और कुछ जगहों पर हल्की बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। फिलहाल खबरों में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।